हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग डे बाय डे साइंस की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लीजिए, आ गई है आपके पास फिजिक्स पार्ट 2 की वीडियो, जिसमें कि हमने लिए हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सब के सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना आप लोग ना भूलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु का भार न्यूनतम कब होता है, उसे कहाँ रखने पर उसका भार न्यूनतम होता है। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर या फिर पृथ्वी के केंद्र पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भार होता क्या है। इसको हम लोग W से इंडिकेट करते हैं। भार इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू जी। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, उसमें जब हम लोग गुरुत्वीय त्वरण G से गुणा कर देते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं वस्तु का भार। तो ये कहाँ पर न्यूनतम होता है? ये न्यूनतम होता है पृथ्वी के केंद्र पर। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो सेंटर होता है वहाँ पर जी का मान होता है वो होता है 0। तो जब जी का मान 0 हो जाएगा तो भार क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 0। तो इसीलिए पृथ्वी के केंद्र पर जो किसी भी वस्तु का भार 0 होता है, न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जी का मान न्यूनतम होता है। देखिए, वहाँ पर भी यही आपसे पूछा था कि किसी भी वस्तु का भार कहाँ पर न्यूनतम होता है, और यहाँ पूछ रहा है जी का मान, यानी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। वहाँ तो मैंने आपको बता दिया था कि पृथ्वी के सेंटर पर इसका मान 0 होता है। यहाँ तो पृथ्वी का केंद्र आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो देखिए, यहाँ दिया है विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और कोई नहीं। तो यहाँ पर जी का मान न्यूनतम होता है। कहाँ पर न्यूनतम होता है? विषुवत रेखा पर। ठीक है, ये जो हमारी अर्थ होती है, ये जो रेखा होती है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। यहाँ पर जी का मान न्यूनतम होता है, बट 0 नहीं होता है। 0 से ज़्यादा होता है लेकिन अधिकतम नहीं होता। अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि किसी भी वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है या अधिकतम कहाँ पर होता है, और वहाँ पे आपको पृथ्वी का केंद्र नहीं दिया है, तब भी आप यही आंसर टिक करेंगे, विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, ये जी के मान पर डिपेंड करता है। जी का मान जैसा जहाँ होगा वहाँ वैसे वस्तु का भार बढ़ता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान तो चेंज होता नहीं है, जी का ही मान बदलता है। तो जी का मान जब बदलेगा तो W का मान भी बदलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा। फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपको बताया, कोई भी वस्तु जो हो जिसका द्रव्यमान यम है, वो अगर किसी भी जगह पर उसे आप ले जाएंगे तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, द्रव्यमान उसका चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होता है? भार चेंज होता है, W वेट बदलता है, बट मॉस उसका चेंज नहीं होता है। तो एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित, नॉट चेंज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो ये ऊर्जा परिवर्तित करता है। कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में ये बदलता है? तो फ्रेंड्स, डायनमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। और जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है? वैद्युत को यांत्रिक में कौन कन्वर्ट करता है? मोटर। ठीक है, मोटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया जाता है? संचायक सेल द्वारा। संचायक सेल जो होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। संचायक सेल को रिचार्जेबल सेल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? नदी का बहता हुआ जल। अब अगर नदी का जल बह रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? इसमें होगी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है K = ½ mv²। यम यहाँ पे होता है द्रव्यमान और v होता है वेग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा उपकरण कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जस्ट इसका अपोजिट क्या करता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर दिख रहा है, तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर जो होता है ये इलेक्ट्रिक को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, और इसी बेस पे ये दो टाइप्स का होता भी है। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। रेक्टिफायर ये क्या करता है? तो ये जो एसी वेव होती है, जो एसी सिग्नल होता है, ये इसको डीसी में कन्वर्ट करता है। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश के पथ में एक वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। लाइट का जो वेव होता है, लाइट का जो रास्ता होता है, उसमें कोई वस्तु आने पर छाया का निर्माण कब होता है, यानी प्रतिबिंब कब बनता है? तो जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाएगी, यानी कि जिसको लाइट जो है ये क्रॉस करके इधर ना जा पाए, ये यहीं से इधर हो जाता है, तभी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि कोई अपारदर्शी वस्तु जब लाइट के रास्ते में आ जाएगी तो उसका हम छाया का निर्माण होगा, यानी कि उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी जिसे कि लाइट माइक्रोस्कोपी कहते हैं, में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, किसके लिए किया जाता है? ये सूक्ष्मदर्शी की शक्ति को बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का यूज़ करते हैं प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में। तो इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है। तो बहुत ही ईजी है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कौन सा लेंस यूज़ होता है मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए? तो फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण का यूज़ होता है। किसका? उत्तल दर्पण का। अब इसका यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, जो आकृति बनती है, वो आभासी, सीधी और वस्तु से छोटी बनती है। यानी ये क्या करता है? ये काफ़ी बड़े एरिया के किसी भी चित्र को ये छोटे से दर्पण में भी दिखा देता है। पीछे कितने भारी भारी ट्रक और जो भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं, रोड कितना बड़ा होता है, लेकिन एक छोटे से शीशे में सारी चीज़ें दिख जाती है। तो इसीलिए हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला है, प्राथमिक रंग है। आपको बताना है कि किन रंगों को प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? लाल, हरा, नीला, ये तीनों ही जो है ये हमारे प्राथमिक रंग हैं। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अब प्राथमिक रंग को और किस नाम से जानते हैं? इसको गौड़ रंग भी कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि गौड़ रंग कौन से हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्राथमिक रंग को ही गौड़ रंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष संबंधित है। निकट दृष्टि दोष तो किससे संबंधित है? निकट की वस्तुओं का ना दिखना, दूर की वस्तुओं का ना दिखना, निकट तथा दूर दोनों वस्तुओं का ना दिखना। तो फ्रेंड्स, जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो नहीं दिखती हैं। ये नाम के जस्ट अपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखेंगी, और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तुएं नहीं दिखेंगी। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दूर की वस्तुओं का ना दिखना निकट दृष्टि दोष होता है। अब निकट दृष्टि दोष को और किस नाम से जानते हैं? तो इसको मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें यूज़ किया जाता है अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में किसका यूज़ किया जाता है? तो उसमें किया जाता है उत्तल लेंस का यूज़। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? तो अभी मैंने बताया मायोपिया। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाए। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। जो हमारी आँख की रेटिना होती है उस पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? तो कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि कैमरे में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो किसी भी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? कम से कम व्यक्ति के ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यानी कि जितनी भी किसी भी इंसान की हाइट है, मान लिया हमने h है,
तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की जो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए, h/2 व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है। दंत विशेषज्ञ यानी कि जो टीथ के डॉक्टर होते हैं वो जो लेंस यूज़ करते हैं वो कैसा होता है, तो कैसा होता है, नतोदार। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया है नतोदार, जिसे कि कनकेव मिरर कहते हैं, वो होता है। अब ये इस मतलब इस शीशे की क्या खासियत है जो दंत विशेषज्ञ इसका यूज़ करते हैं, तो ये जो होता है ये छोटी रेंज में अच्छी छवि उत्पन्न करता है। अब दांत वात तो कितने अंदर में उनको देखना पड़ता है, तो इसीलिए वो लोग कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है। आकाश जो होता है, आसमान, आपको पता है ये नीला दिखाई देता है, समुद्र का जल भी नीला दिखाई देता है, पानी भी नीला दिखाई देता है। तो क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो फ्रेंड्स क्यों होता है ये लाइट के छितराव के कारण, बिखराव के कारण होता है। जो लाइट होती है उसके बिखराव के कारण हमें आकाश का रंग, पानी का रंग नीला दिखाई देता है। अब ये क्या पानी सच में नीला होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जो हमारी लाइट होती है, आपको पता है उसमें 7 कलर होते हैं, विबग्योर है ना, उसको याद करने का तरीका विबग्योर। तो इसमें ये 7 रंग होते हैं। अब यही 7 रंग जो होते हैं ये वायुमंडल में जो छोटे छोटे कण होते हैं उनके द्वारा ये बिखेरे जाते हैं। तो बिखेरने पर जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी वो रंग सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। तो वी यानी कि बैगनी कलर जो होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है और इसी वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है और इसी वजह से हमें समुद्र का पानी भी नीला दिखाई देता है। किस कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि प्रकाश के बिखराव के कारण। तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रकाश के बिखराव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, वायु, जल, हीरा, कांच। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक इसमें से किसका होता है, सबसे ज़्यादा होता है हीरा, डायमंड का। ठीक है, अब ये कितना होता है, तो डायमंड का होता है 2.42 और वायु का कितना होता है, एयर का 1.003, वाटर का कितना होता है 1.33 और यहीं पे कांच का होता है 1.52। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है। जब नीले फिल्टर से किसी लाल गुलाब को देखा जाता है तो ये कैसा दिखाई पड़ता है, तो कैसा दिखता है, ये ब्लैक, काला दिखता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। कैसा दिखता है, काला। काला क्यों दिखता है, क्योंकि ये नीला फिल्टर है, तो ये नीले रंग को छोड़ के बाकी सभी कलर को ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और सिर्फ नीले को ही पास होने देता है। तो लाल गुलाब है तो इसलिए वो कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कितना समय लगता है, तो ये लगता है 8 मिनट 19 सेकेंड। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, 8 मिनट 19 सेकेंड। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है। ऑप्टिकल फाइबर यानी OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसमें क्या होता है, इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है वो लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त होता है, तो इसमें क्या होता है, प्रकाश का कुल आंतरिक परिवर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो लाइट होती है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर के इसमें वर्क करती है और ये इन्फॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत ही तेज़ी से पहुंचाती है। चलिए देखते हैं आगे, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं, विबग्योर। ठीक, 7 कलर होते हैं। अब तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य ऐसे होती है, यानी कि ये बढ़ते क्रम में इस तरफ जाएंगे तो ये V का सबसे कम, I का उससे ज़्यादा, B का सबसे ज़्यादा और फिर सबसे ज़्यादा होता है R यानी कि रेड का। और आवृत्ति जो होती है वो जस्ट इसका रिवर्स होती है, यानी कि सबसे कम R की आवृत्ति होगी और सबसे ज़्यादा V बैगनी की आवृत्ति होगी। ठीक है, तरंग दैर्घ्य यूँ जाता है तो आवृत्ति यूँ आती है, क्योंकि तरंग दैर्घ्य इज इक्वल टू 1/,
फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, ठीक है। इसको एफ से भी डिनोट करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पूछा है किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहाँ दिया है नीला, अब देखिए ये रहा ब्लू, ब्लू यहाँ पे है, हरा, ग्रीन, ब्लू के बाद ग्रीन है तो ब्लू से ज़्यादा ग्रीन की होती है। फिर है पीला, येलो, ग्रीन से ज़्यादा येलो की, नारंगी, नारंगी यानी कि ऑरेंज, तो ये ऑरेंज है। तो पूछ रहा है कि सबसे अधिक किसकी होती है, तो इन सब में से सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगी ऑप्शन डी, ऑरेंज की। अगला देखते हैं, किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। तो अभी अभी हमने देखा विबग्योर, यहाँ पे हमने आपको बताया कि लाल की सबसे ज़्यादा होती है, तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, क्योंकि तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम ये है तो सबसे कम हो जाएगी बैगनी की। ऑप्शन बी में बैगनी है तो बैगनी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। सर्वाधिक ऊर्जा, हरा प्रकाश, पीला प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर नीला प्रकाश। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि प्रकाश तरंग की जो ऊर्जा होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, E = hf। f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है, h जो होता है कांस्टेंट होता है और E जो होती है ये होती है एनर्जी। तो फ्रीक्वेंसी, विबग्योर फिर से हम लिख लेते हैं। जितनी बार भी आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आए आप इसको ज़रूर लिखा करिए, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ f फ्रीक्वेंसी दिया है फॉर्मूले में, तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो यूँ होती है ना, यानी कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और बैगनी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि ये E = hf है। तो यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। तो बैगनी, इसमें देखते हैं बैगनी दिया है कहीं, नहीं दिया है। उसके बाद क्या है हमारा, आई है इंडिको, ये भी नहीं दिया है। उसके बाद है बी, ब्लू, यहाँ पे ये रहा ब्लू, ऑप्शन डी, ठीक है, ब्लू दिया है। अब ब्लू की एनर्जी जो है ये ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड की तुलना में। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है। तो सबसे तेज गमन कौन सा रंग करेगा, लाल करेगा। लाल क्यों करेगा, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य अधिक है इसलिए इसकी वेलोसिटी भी अधिक होगी, इसकी गति भी अधिक होगी। तो ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है। ध्वनिक पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, क्या ध्वनिक पदार्थ। तो ध्वनिक पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जिसको पीटने पर उसमें से ध्वनि निकले, उसमें से कोई आवाज़ आए, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम ध्वनिक पदार्थ। अब देखिए लकड़ी है, पानी है, रबड़ है, लोहा है। लकड़ी को आप पीटेंगे तो आवाज़ करेगा, थोड़ी बहुत आवाज़ करेगा। पानी ये नहीं करेगा, रबड़ ये भी नहीं, लोहा, लोहे को आप पीटेंगे तो इन सब की तुलना में ये सबसे ज़्यादा आवाज़ करेगा, ठीक है। तो कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ है, इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने धातु होते हैं सब ध्वनिक पदार्थों वाले ही होते हैं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की जितनी भी साउंड होती है, जितनी भी वेव होती हैं उन्हें कहते हैं हम पराश्रव्य तरंगें। कितने से ऊपर की, 20 किलोहर्ट्ज़ के ऊपर की। तो इसका उद्देश्य यानी इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ऑप्शन में आपको दिख रहा है चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाने में, बिल्कुल करेक्ट। चमगादड़ इसी का यूज़ करते हैं अपने शिकार का पता लगाने में। जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने में, ये भी करेक्ट है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करना, ये भी करेक्ट है ना, क्योंकि पराश्रव्य तरंगों को अल्ट्रासाउंड वेव भी कहते हैं। आपने सुना होगा कि इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो उसमें इसी तरंग का यूज़ करके अल्ट्रासाउंड किया जाता है। आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना, ये आपका करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, यहाँ पे रडार का यूज़ किया जाता है। और रडार जो होता है ये रेडियो वेव यूज़ करता है, ना कि अल्ट्रासाउंड वेव।
तो इसमें ये तीनों आपके जो है ये पराश्रव्य तरंग यानी अल्ट्रासाउंड का वेव का यूज़ करते हैं, और जो चौथा ऑप्शन है आपका ये यूज़ नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? यानी कि कौन सी फ्रीक्वेंसी साउंड है जिसे कि हम आसानी से सुन सकते हैं, हमारा कान जिसे आसानी से सुन सकता है और सह सकता है। तो क्या होगा वो? मैं आपको बता दूं कि 0 किलोहर्ट्ज़ से 20 हर्ट्ज़ तक की जो साउंड होती है ये होती है अपश्रव्य ध्वनि। क्या होती है? अपश्रव्य। इसे आसानी से सुना नहीं जा सकता हमारे कानों द्वारा। फिर 20 हर्ट्ज़ से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज़ तक की जो साउंड होती है इसे बोलते हैं श्रव्य ध्वनि, यानी कि इसे हम आसानी से सुन सकते हैं। और अभी आपने पीछे देखा कि 20 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर की जितनी साउंड होती है इसे सुनने पे हमारा कान बहरा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा है कि किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी, मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो 20 हर्ट्ज़ से 20 किलो हर्ट्ज़ के बीच में यहाँ देखिए क्या है, 5 हर्ट्ज़ नहीं सुन सकते, 50,000 नहीं सुन सकते। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? तो बहुत ही इजी है, आप लोग कमेंट करिए कि किस माध्यम में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। क्या हो जाएगा? निर्वात। निर्वात। अगर हवा ही नहीं है तो ध्वनि उसमें ट्रेवलिंग कैसे करेगी? उसको यात्रा करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो चाहिए ही। जब वहाँ कोई मीडियम नहीं है तो वो ट्रेवल नहीं कर सकती। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं। वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर लीजिए, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो बांटना चाहिए, वो कभी भी छुपा के नहीं रखना चाहिए। बांटने से ज्ञान बढ़ता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशन पे 6 माह की करंट अफेयर मिल जाएगी आपको, वो भी बोथ लैंग्वेज में। आप हिंदी में लेना चाहें तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में लेना चाहें तो इंग्लिश में भी मिल जाएगी। और इस समय डिस्काउंट चल रहा है, आप कूपन कोड डालेंगे MJT10 तो आपको ये 49 रुपीज़ में ही मिलेगी। इसमें 6 मंथ का करंट अफेयर है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में करंट अफेयर ज़रूर पूछा जाएगा और ये बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप बुक लेना चाहें तो आप MJT ऐप इंस्टॉल करके इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, आप MJT ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो आपके सामने आ रही है इसके क्विज और इसकी आंसर PDF भी आपको मिलेगी MJT ऐप पर ही। तो आप लोग MJT ऐप ज़रूर से इंस्टॉल कर लीजिए। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा आप लोग सीधे प्ले स्टोर से जाकर भी MJT ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगाकर पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।